नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और CUET PG हिंदी 2025 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम CUET PG 2025 की तैयारी से संबंधित जितने भी इसके पहले PYQ हैं, हम उस PYQ के ऊपर सीरीज लेके आए हैं। 2022 से CUET PG कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, NTA से कंडक्ट कराती है और 2022 से लेकर के 2024 तक के हमारे जितने भी हमारे पास PYQ हैं, मैं उसको बारी बारी से लेके आपके समक्ष आता हूँ। इसके पहले हम 2022 और 2023 के एक एक PYQ को कर चुका हूँ। 2022 में एक शिफ्ट में केवल पेपर हुआ था, 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2023 का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है, दूसरे शिफ्ट की ये दूसरी वीडियो है। हम दूसरे शिफ्ट की दूसरी वीडियो में आज कोशिश करेंगे कि यह 2023 की जो दूसरी शिफ्ट वाला पेपर है उसको पूरा कर लें, ताकि इसके बाद 2024 जो अभी लेटेस्ट हमारा पेपर हुआ है उस पेपर को करने के बाद हम अपने जितने भी सिलेबस में कंटेंट लगे हुए हैं हम उस कंटेंट के ऊपर आ जाएं। तो बिना देर किए हम चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। इसके पहले वाले वीडियो में हम 25 से लेकर के 50 तक यानी पूरे 25 से PYQ हमने कर लिया था। इसमें हम प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक चलेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये सारे PYQ के PDF चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस कमेंट बॉक्स में भी मुझे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये PDF चाहिए। PYQ करते समय यदि आपको कोई समस्या आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तैयारी करते समय यदि आपको किसी तरह की समस्या आ रही है, चूँकि PYQ मैं करवा रहा हूँ तो PYQ करवाने के पीछे मैं सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि आप PYQ करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये जान पाते हो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड हमेशा से चेंज होता रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, चूँकि NTA नेट का पेपर जो होता है वो भी NTA ही कंडक्ट कराता है, और CUET PG का भी जो पेपर होता है वो भी NTA ही कंडक्ट कराता है, इसलिए दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपके पास नेट का पेपर है तो अपनी सिलेबस से मैच करते हुए जो भी आपके सिलेबस से मैच करता हुआ प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलता है आप उसे भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ये 50वां प्रश्न तक मैं करवा दिया था, 91वें प्रश्न से 91वां प्रश्न जो है वहाँ से हम करेंगे। 51 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण रीज़न के रूप में है। आप देखिए यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। अभिकथन में पूछ रहा है कि प्रहसन के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक विडंबनापूर्ण स्थिति पर व्यंग किया जाता है। कारण है राजनीतिक सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को प्रहसन में व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। असर्शन रीजन वाले जितने भी प्रश्न आएंगे इस तरीके के, उसके बाद से मैं जितने भी ये ऑप्शन होंगे मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, सारे में ऑप्शन ऐसे ही होता है असर्शन रीजन में। मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा, अभिकथन और कारण पढ़ूंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं आंसर पे आऊँगा। मैं दोबारा से इस प्रश्न को एक बार कथन और कारण को पढ़ता हूँ। आप देखिए, प्रहसन के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक विडंबनापूर्ण स्थिति पर व्यंग किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रहसन नाटकों को देख लीजिए। नाटक की एक अपनी विधा होती है, नाटक एक विधा है जिसमें कई सारी कैटेगराइज करी जाती है, व्यंग्यात्मक, प्रहसन, समस्या नाटक, इस तरह के आपको बहुत सारे नाटक की कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो प्रहसन ठीक उसी तरह की विधा है। दूसरा जो कारण में दे रखा है, राजनीतिक सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ को प्रहसन में व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि दोनों में प्रहसन की बात करी जा रही है। आप यहाँ से इसके उत्तर को भी मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा बैकग्राउंड में अगर नॉइस होगा तो आप उसे इग्नोर करिएगा, आप यहाँ पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। ये भी कथन और कारण के रूप में है, लेकिन इसमें ये असर्शन और रीजन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर देना है। पहला कथन है कि काव्य प्रयोजन से संबंध
आरंभिक संकेत नाट्य शास्त्र में उपलब्ध होता है, बिल्कुल सत्य है। रुद्रट ने अनर्थ के उपशम और विपत्ति के निवारण को भी काव्य प्रयोजन माना है, बिल्कुल सत्य है। देखिए, यह भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। भारतीय काव्यशास्त्र में जो भी 6 संप्रदाय हैं, उस 6 संप्रदाय को आप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर पूरे 6 संप्रदाय को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, वहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। इसका ऑप्शन 1 सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये भी असर्शन और रीजन के रूप में है। अभिकथन में पढ़ता हूँ। कबीर के प्रेम का जो आदर्श है वह कविवर रविंद्रनाथ के प्रेम लीला के आदर्श से मिलता है, ऐसा कबीरदास ने भी जिक्र किया है, बिल्कुल सत्य है। कारण, कबीर की प्रेम संबंधी कविताओं में समर्पण की भावना का अभाव है, बिल्कुल गलत। कबीर की प्रेम की जितनी भी कविताएं हैं उसमें समर्पण का भाव हमें सीधा दिखता है। इसका सही उत्तर देख सकते हैं, पहला सही है लेकिन आर इसका अभिकथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। इसका सही उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर भी आप उत्तर इसको सही से मैच कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक के संबंधित यहाँ पर कई सारे कथन दे रखे हैं, हमें उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में देखना है कौन से कथन सही हैं। ए, प्रसाद के नाटकों की अभिनेता असंदिग्ध मानी जाती है। बी, प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए भारतीय इतिहास के गुप्त काल और मौर्य काल के कथानकों को चुना है। आप उनके नाटकों को देखिए किस तरह से वो ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। व्यक्तित्व निर्माण और मानवीयता की दृष्टि से ध्रुव स्वामी नाटक अद्वितीय है। ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामी नाटक पर संस्कृति के देवी चंद्रगुप्तम नाटक का प्रभाव है। ई है, चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम और संस्कृति राग का औदात्य मिलता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन बी है कि प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए भारतीय इतिहास के गुप्त काल और मौर्य काल के कथानकों को चुना है, बिल्कुल सत्य है। आप उनके नाटक को देखिए, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। वहीं ध्रुव स्वामी को भी देख लीजिए, ये तीनों ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं और इसमें कहीं ना कहीं से, चाहे वो चंद्रगुप्त हो तो गुप्त वंश से वो आते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। बी अगर जिसमें नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी को आप दूसरे को कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि इसमें डी, ध्रुव स्वामी नाटक पर संस्कृति देवी के चंद्रगुप्तम नाटक का प्रभाव है। चंद्रगुप्तम बिल्कुल सत्य, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि ध्रुव स्वामी नाटक के ऊपर संस्कृत के किस नाटक का प्रभाव देखने को हमें मिलता है, तो वह नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। बी और डी जिसमें नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके सामने बचा 2 ऑप्शन, तीसरा और चौथा। इसके बाद हम एक ऑप्शन की तरफ और चलते हैं। आप देखिए, ई, चंद्रगुप्त नाटक में देश प्रेम और संस्कृति राग का औदात्य है, बिल्कुल सत्य है। चंद्रगुप्त नाटक में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो कार्नेलिया हो, देवसेना हो, हाँ, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं से भारतीय संस्कृति, जितनी भी भारतीय परंपरा की बात करते हैं, भारत देश से प्रेम कैसे उनको होता है, ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं उनके नाटक चंद्रगुप्त में। इसका ऑप्शन हम देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आप यहाँ भी मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 55। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आप देखिए, एक तरफ हैं कविता के नाम दे रखे हुए हैं, शीर्षक हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। रचना और रचनाकार सूची 1 सूची 2 से मैच करना है, सही उत्तर का हमें चयन करना है। आप देखिए, एक तरफ है सरोज स्मृति, लहर, स्वर्गीय वीणा, स्वप्न। दूसरी तरफ है श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, निराला और जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले देखिए कि सरोज स्मृति रचना किसकी है? सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सरोज स्मृति, सरोज निराला की लड़की रहती है जिसकी 18 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है, 18 या 14 वर्ष ऐसे कुछ था। उनके ऊपर इनने यह कविता लिखी है। माना जाता है यह एक शोक गीत की प्रथम रचना के रूप में सरोज स्मृति को माना जाता है। इसलिए देख लीजिए, एक ही ऑप्शन से आप इसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2।
इसका सही हो सकता है। लेकिन उसके बाद का भी हम मैच करते हैं। देखिए बी लहर, लहर जो रचना है वो एक कविता है जयशंकर प्रसाद की। स्वर्गीय वीणा, स्वर्गीय वीणा के लेखक हैं श्रीधर पाठक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी। अब यहाँ से देख लीजिए, ये चारों कवि जो हैं ना, ये चारों कवि महत्वपूर्ण हैं। इनकी सभी रचनाओं को आपको याद करना होगा। इन रचनाकारों के जन्म वर्ष के अनुसार क्रम से आप इन्हें रखिए और इनके सभी रचनाओं को एक जगह संकलित कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स में इन्हें ऐड कर लीजिए और इनकी सारी रचनाओं को याद कर लीजिए। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि ये चारों रचनाकार जो हैं उनका संबंध किससे है। जैसे जयशंकर प्रसाद का संबंध आपको पता होगा छायावाद से है, राम नरेश त्रिपाठी का भी वहीं से है, निराला का भी छायावाद से है, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों पांचों जो हैं वो स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। श्रीधर पाठक भी वहीं से आते हैं, उसी के आसपास से आते हैं। तो आप इन्हें सही से संकलित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके ऑप्शन को मैच करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। जन्म तिथि के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम बताइए। आप इसमें देखिए सही अनुक्रम की तरफ आप जाइए। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जन्म क्रम के अनुसार इन सभी का रचनाकारों का जन्म क्रम क्या है। क्रम के साथ साथ प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ और लाला श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1-2 को बता करके, चूँकि मुझे पता है कि पाँचों का जन्म कब होता है, 1-2 का बता करके सटीक प्रश्न के सटीक उत्तर की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट सबसे पहले आते हैं, 1844 के आसपास इनका जन्म होता है। सबसे लास्ट में जो आते हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, 1856 के आसपास में इनका जन्म होता है। ठीक है, 44 से लेके 46 आप यहाँ तक देखिए। तो डी और ए जिसमें डी सबसे पहले और ए सबसे लास्ट में है, आप उसे देख सकते हैं। राइट आंसर 2 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको पता ही है, 1850 में होता है, इसलिए बी के बाद ही ए आएगा। तो बी के बाद ए जिसमें है ए, ये तो पक्का कट हो जाएगा ये भी। अब दूसरे और तीसरे में कितना साधारण सा प्रश्न है आपके लिए जो मैंने होमवर्क दिया, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसके उत्तर को हम देख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 2। जल्दी जल्दी कराने की वजह सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा हमको लगता है एक समय हमने दे दिया, अब ज़्यादा नहीं देना चाहता। आज इस पेपर को हम किसी ना किसी तरह से कर लेंगे। बहुत सारे काम होते हैं अभी, बहुत सारे कंटेंट आपके जितने भी 7 यूनिट हैं आपका, उन सभी कंटेंट को मैं बारी बारी से बना रहा हूँ। वो कंटेंट भी आपके लिए लेके आना है। नेट का पेपर भी दिसंबर में नज़दीक आ गया है, तो नेट के पेपर के ऊपर भी कंटेंट बन रहा है और लगातार वीडियो उस पर आ रही हैं। वहाँ से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। आप लोगों का प्रेशर इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप लोग अभी जागरूक नहीं हैं सही मायने से प्लेटफॉर्म पर, तो इसलिए भी थोड़ा सा कोताही हो ही जाती है। अगले में देखते हैं, दूरदर्शन से 1954 में प्रसारित चंद्रकांता पर आधारित धारावाहिक की पटकथा संवाद किसने लिखे थे। यह अपने आप में ऐसा प्रश्न है जो रिसर्च का प्रश्न है। ये मेरे लिए भी प्रश्न थोड़ा नया था, तो मैंने इसको देखा तो उस पटकथा के लेखक थे, संवाद के लेखक थे कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है कमलेश्वर। आप ऐसे प्रश्नों को ज़रूर नोट करिए और इन पर जा कर के रिसर्च करिए कि इनसे और भी प्रश्न कैसे बन सकते हैं। बात रही मेरी बताने की, तो मैं तो बताऊंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है। एक साहित्य की डायरी के रचनाकार कौन है, आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 4 यशपाल। एक साहित्य की डायरी के लेखक हैं मुक्तिबोध। आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 59। काव्य प्रयोजन से संबद्ध सही तथ्य है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए काव्य हेतु, जैसा कि आपके सिलेबस में लगा है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, शब्द शक्ति और काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और शब्द शक्ति, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं। इसमें से यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं और बहुत साधारण से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि काव्य हेतु होता क्या है।
क्या मुझे पता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका? काव्य लक्षण होता क्या है? प्रश्न तो पूछ लिया जाता है और बच्चे इसको रट भी लेते हैं, लेकिन हमें मोटी मोटा ये तो पता होना चाहिए कि काव्य लक्षण कहते किसे हैं। काव्य प्रयोजन क्या होता है? काव्य प्रयोजन का मतलब ये है कि काव्य का उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य से उस काव्य की रचना कर रहे हैं। तो काव्य प्रयोजन से संबंधित ये प्रश्न पूछा है कि काव्य प्रयोजन से संबद्ध सही तथ्य हैं, मतलब काव्य के उद्देश्य से संबंधित सही तथ्य को हमें यहाँ पर बताना है। कांता सम्मत उपदेश, ये भरत मुनि बताते हैं। कांता सम्मत उपदेश कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काव्य प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य होता है। व्युत्पत्ति बिल्कुल नहीं, व्युत्पत्ति काव्य प्रयोजन में बिल्कुल भी नहीं आता। अर्थ की प्राप्ति बिल्कुल सत्य है, अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हम काव्य प्रयोजन करते हैं ताकि उसके अर्थ को हम समझ पाएं। अमंगल बिल्कुल नहीं, मनोरंजन के लिए भी काव्य का प्रयोजन होता है। इसलिए ए सी ई ऑप्शन नंबर दूसरे में है, आप हम उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आप उत्तर मैच कर लीजिए। ये पीवाई की सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिट, आपको बेनिफिट हो रहा है इससे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 60। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, ये भी अभिकथन और कारण का प्रश्न है, हम डायरेक्टली इसे पढ़ेंगे। काव्य लेखन के मूल में अनुभूति मुख्य है। क्या कह रहा है अभिकथन? काव्य लेखन के मूल में अनुभूति जो है वो मुख्य है। बिल्कुल सत्य है, अनुभूति पक्ष ही तो उसका मुख्य होता है कि हम क्या अनुभूति कर रहे हैं, किस अनुभूति से हम काव्य का किस अनुभूति से हम काव्य का सृजन कर रहे हैं, किस अनुभूति से हम किसी भी काव्य को अपने अंदर व्यवहार में ला रहे हैं, अपने अंदर सृजित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से काव्य लेखन के मूल में अनुभूति मुख्य है, बिल्कुल मुख्य है, और ये मुख्यार्थ की श्रेणी में जाता है, ना कि गौण में। दूसरा है कारण में पूछ रहा है कि प्रसाद के अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बिल्कुल सत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है ये जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो सही उत्तर की तरफ हम चल सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है, भारतीय काव्यशास्त्र से। और यह जो रचना है वो उन्हीं जो 6 संप्रदाय हैं हमारे, उस 6 संप्रदायों से संबंधित उसके जितने भी संप्रदाय के उद्बोधन करता है, संप्रदाय के आचार्य, मुख्य आचार्य हैं, उन्हीं की रचनाओं के बारे में बार बार प्रश्न पूछता है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है हेमचंद, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी भामा और ऑप्शन डी दंडी। जितने भी भारतीय काव्यशास्त्र के रचनाकार हैं उनको आप क्रम से भी नोट कर लीजिए, ताकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको सही कर पाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है हेमचंद। हेमचंद को लगा के आप इसका सही ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन 1 सही है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 62। आकाशवाणी के लिए मनोरंजन परक हिंदी गीतों का कार्यक्रम विविध भारती का नामकरण किसने किया? आपने विविध भारती का नाम सुना होगा कि वो आकाशवाणी की अभी भी बहुत ही चर्चित और बहुत ही एक तरीके से उसे बहुत ही सराहा गया, उसकी पब्लिसिटी भी बहुत रही। तो उस विविध भारती के नामकरण करता कौन है? ये प्रश्न मेरे लिए भी नया था, मैंने इसको ढूंढा। तो इसके पहले ऑप्शन को देख सकते हैं, सुमित्रानंद पंत, विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय और पंडित नरेंद्र शर्मा। इस प्रश्न के सही उत्तर है पंडित नरेंद्र शर्मा। इसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे प्रश्नों के ऊपर, इस प्रश्न के ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करिए कि इससे संबंधित, आकाशवाणी से संबंधित, दूरदर्शन से संबंधित और कितने प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। क्या आकाशवाणी पर या फिर दूरदर्शन पर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो बहुत लोकप्रिय है, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके कब से वो प्रसारित हो रहा है, उसके पीछे क्या मुख्य नाम कौन कौन से हैं, आप यदि नहीं जानते तो उसे ज़रूर नोट करिए। बाकी कंटेंट में मैं लेके आऊँगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? आप इसे बताइए। यह पहले यूनिट से प्रश्न है कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, वहीं से प्रश्न है। तो आप सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का है और 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है।
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 52, हाँ 52 ही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1946। मिश्र बंधु विनोद 1913। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, इसे मुझे थोड़ा सा संदेह है, बच्चन सिंह ही है, लेकिन इसके प्रकाशन वर्ष के ऊपर थोड़ा सा मुझे नहीं याद आ रहा है। लेकिन ये जान लीजिए ये सबसे बात की है, क्योंकि ई हमें एक ऑप्शन है जो सबसे लास्ट में ही आया है, तो इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला इसमें देखिए ऑप्शन जो मिश्र बंधु विनोद है, डी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, इसलिए एक ऑप्शन जो है उसकी तरफ हम जा सकते हैं सीधा, डी ए बी सी ई। डी के बाद आप देखिए सबसे पहले 1929, 1913 के बाद 1929 ही है। उसके बाद बी 1952, 1940 है ये, 1940 फिर 1946, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरा आप यहाँ भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपनी कृति के लिए लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग नहीं किया है। लोरिक चंदा की कहानी का उपयोग नहीं किया है। इसके ऑप्शन में देखिए मौलाना दाऊद, गवासी, दौलत काजी और अमीर खुसरो। लगभग ये आदिकाल से संबंधित इसमें ऑप्शन में है। ये प्रश्न मेरे लिए भी नया था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसे प्रश्न कहीं देखने को नहीं मिले थे। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है वहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब मैं इसे ढूंढा तो वहाँ पर मिला, तो मैं अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग नहीं किया है। बाकी मौलाना दाऊद, दौलत काजी और गवाशी जो हैं, इन लोगों ने इनका उपयोग किया है, क्योंकि अमीर खुसरो कहानीकार तो थे नहीं। और बाकी और भी फैक्ट हैं, इस पर बात किया जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप देखिए, जिसका भी पेपर है ये सही किया था, इनने पढ़ा था, अब पढ़ा था नहीं पढ़ा था तुक्का भी लग सकता है, आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है। देखिए काव्य प्रयोजन संबंधित हमारे सामने अभी 15 प्रश्नों के बीच में 2 प्रश्न पूछ लिए गए भारतीय काव्य शास्त्र के केवल एक टॉपिक काव्य प्रयोजन से। तो प्रयोजन नहीं है, क्या अर्थ प्राप्ति काव्य प्रयोजन नहीं है, या कांता सम्मति उपदेश अभी उस ऑप्शन में भी था काव्य प्रयोजन नहीं है, या फिर शिवेतर का नाश, या फिर अभ्यास। अभ्यास जो है वो काव्य प्रयोजन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि काव्य हेतु के अंतर्गत अभ्यास, व्युत्पत्ति, अभ्यास और एक और चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ, मेरे ध्यान में आते ही मैं बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अभ्यास, इसका सही उत्तर है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं 4। मैं एक बार बता दूँ काव्य हेतु में 3 कौन कौन से आते हैं, अभ्यास, व्युत्पत्ति, और एक और क्या है, अभ्यास से आज आ सकता है, और प्रतिभा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। या तो आपके पास प्रतिभा हो या व्युत्पत्ति जो जन्मजात होती है, प्रतिभा भी ऐसा माना जाता है जन्मजात होती है, ये दोनों अगर नहीं है तो आप अभ्यास से भी काव्य का सृजन कर सकते हैं, काव्य के हेतु बन सकते हैं। तो ये जो अर्थ प्राप्ति, शिवेतर का नाश और कांता सम्मत उपदेश जो हैं वो काव्य प्रयोजन के हिस्से में आते हैं, काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। अभ्यास जो है वो काव्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। देखिए रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों का समंजित रूप ही कविता है। यह कथन किसका है। अब देखिए ये अभी भारतीय काव्य शास्त्र से पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद, इन तीनों के समंजित रूप को ही कविता कहते हैं। इस तरह की बात डॉक्टर नगेंद्र करते हैं। आप जाइए भारतीय काव्य शास्त्र की किसी भी 1 लाइनर किताब को उठाइए या फिर किसी भी ऑथेंटिक बुक को उठाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह की जो पंक्तियाँ, मुख्य पंक्तियाँ हैं वो वहाँ पर आपको एक जगह संकलित भी मिल जाएंगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 67।
दो कथन के बारे में कह रहा है, ये कथन 1 और कथन 2। उसके बाद सही उत्तर की तरफ हमें जाना है। कथन 1 में, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। दूसरा कारण कथन वो कह रहा है कि प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता समस्याओं का सुलझा कर उन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रसाद के जो भी नाटक हैं उसमें पात्रों की संख्या अधिक होने से, पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि रंगमंचीयता की दृष्टिकोण से वो काफ़ी पीछे हट जाता है। लेकिन बहुत सारे आलोचकों ने माना कि हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हम उस पर, अगर भारतीय काव्यशास्त्र में आप देखेंगे तो जब रसानुभूति की बात होती है, काव्य गुण और काव्य दोष की बात होती है, तो वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। इसमें यदि देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। क्योंकि पात्रों की संख्या अधिक है, इसलिए कुछ आलोचकों का मानना ये भी है। दूसरा, कुछ आलोचक ऐसा भी मानते हैं कि प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीय समस्याओं को सुलझा कर उन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, पहला हिंदी रेडियो नाटक कब प्रसारित हुआ? पहला हिंदी रेडियो नाटक कब प्रसारित हुआ? मैं इसका सटीक उत्तर बताऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे कि वह पहला रेडियो नाटक कौन सा था। मैं हिंट देता हूं, राजा हरिश्चंद्र टीवी पर प्रसारित, ऐसा कुछ आप जाइएगा देखिएगा। इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन 3। 1936 में सबसे पहले प्रसारित हुआ था पहला रेडियो नाटक। ऑप्शन, यहाँ उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 69, दो कथन नीचे दिए गए हैं, उसके सही उत्तर की तरफ हमें जाना है। पहला कथन है, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को भविष्यत काल कहते हैं। इसके सही उत्तर की तरफ आप जाइए तो आप पाएंगे कि जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह कार चला के आया है, भूतकाल का सीधा दिख रहा है कि वो चला चुका है, चला नहीं रहा है, चला के आ चुका है। भविष्यत काल में क्या होता है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता हमें वर्तमान में दिखती है। कंटिन्यूटी हमें कब दिखती है? आईएनजी फॉर्म जब लगाते हो ना, आईएनजी, तो वो कंटिन्यूअस में तभी जाता है जब वो वर्तमान काल में होता है। वहीं जब भविष्यत काल की बात होती है तो वो होने वाला होता है, होगा, होगी, ऐसा कुछ चलता है ना विल में। तो ये जो कथन 2 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूतकाल, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत यानी जो बीत चुका है, वर्तमान जो चल रहा है और चलेगा, ये भी मुझे पता है कि कब तक चलेगा, कब के बाद वो भविष्य में आ जाएगा, ये भी मुझे पता होता है और सबको पता होता है। तो भविष्यत काल यानी जो होने वाला होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ए सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। आप यहाँ से इसके सही उत्तर को देख सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, असर्शन और रीजन का ये भी प्रश्न है, आप इसे देखिए। अभिकथन ए में कहा गया है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का अवलंब रूप में प्रयोग किया है। बिल्कुल सत्य है, प्रकृति का उनने अवलंब रूप में प्रयोग किया है। सीधा सीधा ये प्रश्न है। दूसरा कारण के रूप में पूछा गया है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है, प्रतिध्वनि, आंसू, ऐसे बहुत सारी रचनाएं आपको देख, मिलन, पथिक, झरना कविता आप पढ़ेंगे, आंसू को पढ़ेंगे, क्या शानदार रचनाएं हैं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही, और ए और आर दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए सत्य है, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी गुलाब राय, सी वियोगी हरि, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, और बसेरे से दूर,
और एक और इनकी क्या बोलूँ कि याद करूँ, जो आत्मकथा है उसके वो 4 भाग में निकलता है। 3 का मैंने नाम बता दिया, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बीच में एक और है, मुझे भूल रहा हूँ मैं, उसको अभी याद आते ही मैं बता दूंगा। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये चारों रचनाकार जो है ना वो महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को तो जरूर नोट करिए, क्योंकि उनकी जितनी भी रचनाएं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उनके सभी रचनाओं को एक जगह संकलित कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित उपन्यासों का जन्मतिथि के अनुसार सही क्रम बताइए। आप एक बार इन्हें देखिए, जन्मतिथि के अनुसार सही क्रम बताइए। ए देवकीनंदन खत्री, बी प्रेमचंद, सी जैनेन्द्र, डी जयशंकर प्रसाद, ई अज्ञेय प्रसाद जी 2 बार आ चुके, देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद भी ऊपर आए थे, अज्ञेय भी एक बार ऊपर आए थे। तो दोबारा से मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसके सही प्रश्न के उत्तर की तरफ मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। सबसे पहले देवकीनंदन खत्री आते हैं, उसके बाद प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था आप बताइए एक बार। प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ था, ये मैं बता दे रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काल कब हुआ है? जयशंकर प्रसाद भी 1942 के आसपास इनकी भी मृत्यु होती है, 40 के आसपास। अज्ञेय कब के हैं आप बताइए, और इसका सही उत्तर मैं बता दिया हूँ, इस हिसाब से आप मैच करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ आप करोगे तो सब सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73। प्रयोजन मूलक से यह प्रश्न है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, तकनीकी भाषा का क्षेत्र, जनसंचार की भाषा का क्षेत्र, लोक भाषा का क्षेत्र। आप देख रहे होंगे, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विस्तार की जब बात करते हैं तो वहाँ पर कार्यालय भी आता है, जनसंचार भी आता है और तकनीकी भाषा भी आती है, लेकिन लोक भाषा से संबंध कहीं भी प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी यानी तीसरा निबंध, चौथा काव्य। इसका सही उत्तर है उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ बाबू गुलाब राय इसके रचनाकार हैं, यह उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पर आप उत्तर मैच कर सकते हैं, ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 75। ये दिल मांगे मोर स्लोगन किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? आपने सुना ही होगा, पेप्सी। ये दिल मांगे मोर, अभी एक मूवी भी आई थी, उस मूवी का भी आप कमेंट करिएगा, उस मूवी का क्या नाम था जिसमें इस तरह की पंक्ति का प्रयोग किया गया है, ये दिल मांगे मोर। ऐसी बहुत ही आर्मी से रिलेटेड वो मूवी है, मैं उसके थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। तो पेप्सी के ऊपर आप ये दिल मांगे मोर, पेप्सी सामने रखी रहती है, इस तरह का उसमें ऐड चलता है। तो आपको ये सारी भी चीज़ें याद ध्यान में रखनी है। वो यही देखता है कि आप साहित्य के क्षेत्र में हैं तो किन किन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होता है, आप किन किन चीज़ों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हो। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। विशाल भारत में प्रकाशित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता निबंध किसका है? ऑप्शन ए नंदलाल वाजपेयी, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 शिवदान सिंह चौहान। आप यहां से मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 76। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी यानी दूसरा 3, ऑप्शन 3 4 और ऑप्शन 4 5। तो बताइए भविष्यत काल के पूरे कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए पीवाईक्यू से ही आपको पता चल पाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। बहुत बड़े ऐसे प्रश्न नहीं है जिसके लिए आपको बहुत डीप में जाके पढ़ना है, आपको अभी से रिसर्च नहीं करना है, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ देना है, क्या छोड़ देना है। सिलेबस में 7 यूनिट, एक एक लाइन की यूनिट लगी हुई है। देखने से लगेगा कितना छोटा है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है। आप जब भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हो तो उसमें 4-5 टॉपिक केवल लगे हुए हैं, लेकिन उस 5 टॉपिक को पढ़ते समय आपको 10 दिन लग जाएंगे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो।
लेकिन उस 10 दिन में भी वो कवर करने के लिए आपके पास एक दिमाग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो केवल एक टॉपिक जो शब्द शक्ति है ना, उसे ही आप पढ़ोगे तो 3-4 दिन लग जाएंगे। आप जब भी पढ़ते हो तो वन लाइनर से पढ़ते हो, इसलिए आपको पता नहीं है कि पूरी शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं और शब्द शक्ति अपने आप में कितना विशाल एक टॉपिक है। 78 देखिए प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के चरित्र में स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। कथन 2 पूछ रहा है कि ईलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। दोनों ऑप्शन सही है। आप इनके उपन्यास को जब भी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। कथन 1 और कथन दोनों सही है। हाँ, उत्तर आप मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 79। मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। यह कथन किस साहित्य इतिहास का है? ए. मिश्रबंधु के, बी. रामचंद्र शुक्ल के, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी के, या फिर बच्चन सिंह के। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने के साहित्य इतिहास में ये देखने को मिलता है और इसके लेखक भी हैं रामचंद्र शुक्ल। आप यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 को 80 में भी नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इसमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो आप सबसे पहला देखिए, विश्व का पहला टीवी सोप ऑपेरा द फर्स्ट 100 थिएटर 1905 में प्रसारित हुआ था। दूसरा, भारत का पहला सोप ऑपेरा बुनियाद 1984 में प्रसारित हुआ था। आप सबसे पहले इसे देखिए, क्योंकि प्रश्न देखते ही ऐसा लग रहा है कि दोनों तो सही नहीं हो सकता, लेकिन एक के सही होने या फिर दोनों के गलत होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए पहले ऑप्शन को हम एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हैं। अब बचा मेरे सामने 3 ऑप्शन, जिसमें से पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 81 में देखिए, लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपके सामने हरिश्चंद्र मैगजीन, बी. सरस्वती, सी. तीसरा आनंद कादम्बिनी और चौथा है हिंदी प्रदीप। सरस्वती को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 1903 के बाद से ये भौकाल में आई थी। अगर बोला जाए तो भौकाल मतलब इन द सेंस कि इसकी जो प्रशंसा है साहित्य में लेकर के जो योगदान है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के आने के बाद से ही होती है, जो कि 1903 में ज्वाइन करने। और बात रही लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की, तो पहले की है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, हिंदी प्रदीप। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। कथन 1, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। बिल्कुल सत्य है। निराला की रचनाएं प्रगतिवाद और नई कविता में भी मिलती हैं। ये भी सही है। तो कथन दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। शब्द शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास किसके प्रकार हैं? मैंने अभी इसके पहले चर्चा करी थी इसके संबंध में। इसके ऑप्शन में देखिए, काव्य लक्षण, काव्य प्रकार, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु। काव्य प्रकार संबंधित कोई ऐसा भांति काव्य कोई शब्द ही नहीं मिलता। काव्य हेतु के ये तीनों प्रकार होते हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति को प्रतिभा भी कहते हैं। प्रतिभा को ही मम्मट ने शक्ति नाम दिया। तो मूल रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही हैं। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? ए. साकेत, बी. प्रिय प्रवास, सी. लोकातैन और डी यानी 4 कामायनी। तो आप बताइए, इसे बहुत बार आप पढ़े होंगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही माना जाता है और
जिसके संबंध में, जिसके पक्ष में रामस्वरूप चतुर्वेदी भी थे। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। बस 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको करके ही आज समाप्त करते हैं इसको। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है, आप बताइए। ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप इसके सही प्रकाशन वर्ष को एक एक रचना लिखने के साथ साथ उसके प्रकाशन वर्ष को कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले नहुष, भारत दुर्दशा, महाराणा प्रताप, और बी जैसा काम वैसा परिणाम, कोराड़। इसमें से कुछ नहीं आता, इसे मैं नोट करके अपने सामने रखा हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप भी कुछ करते रहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। काव्य हेतु के संबंध में प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है ये। और काव्य हेतु के संबंध में ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। इसके ऑप्शन में है राजशेखर, क्षेमेंद्र, वामन और भट्टतौत। इसका सही उत्तर है भट्टतौत। भट्टतौत कहते हैं प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा यानी प्रतिभा, नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यानी नए नए प्रतिभा, प्रज्ञा यानी बुद्धि जो है नए नए प्रतिभा को जन्म देने का काम करती है। नवोन्मेष शालिनी, नए नित नवीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87 को आप देखिए। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए चोटी की पकड़, ऑप्शन बी काले कारनामे, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन 4 निरुपमा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर है ज्योत्सना। आप देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी, इनका भी नाम आया, बार बार नाम इन लोगों का आ रहा है। कुछ ऐसे प्रमुख कवि हैं, प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, इन लोगों के सभी रचनाओं को आप नोट कर लीजिए एक जगह और बार बार रिवीजन करते रहिए। देख लीजिए वहाँ से कम 10 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें अगर याद करोगे ना तो आप कट ऑफ के अंदर आने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। इसका सही उत्तर आप देख लीजिए ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। पहला देखिए, भाषा के साहित्यिक तथा प्रयोजन मूलक दोनों रूपों में संवाद को विशेष स्थान प्राप्त है। कारण कह रहा है कि संवाद मनुष्यों के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान की वस्तु है, भावों के आदान प्रदान की वस्तु है। बिल्कुल सत्य है, संवाद और भाषा, और दोनों का एक दूसरे से कहीं ना कहीं से हमें व्याख्या भी मिल रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए देख लीजिए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन से कवि प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैं एक बार ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन में देखिए, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, रामनरेश त्रिपाठी, त्रिलोचन शास्त्री, शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन में जो देख रखा है आप उसको देखते हुए चलिए। सबसे पहले देखिए केदारनाथ अग्रवाल, इसके प्रगतिवादी कवि में धारा में ये बहुत ही प्रमुख रूप से इनका स्थान है। उसके बाद देखिए शिव मंगल सिंह सुमन, यानी बी और ई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए, यानी डी भी इसका सही है। त्रिलोचन शास्त्री हैं, प्रमुख कवि हैं, लेकिन 2 ऑप्शन मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए तीसरे ऑप्शन और किसी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी के ऊपर आप रिसर्च कर लीजिए। हालावादी कवि माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। रामनरेश त्रिपाठी का संबंध छायावाद से भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। अब ये भी अभिकथन और का आशासन और रीजन का प्रश्न है, आप इसे देखिए। सामाजिक आचार विचार के शिक्षा, लोकोपदेश और लोक रंजन साहित्य के मुख्य उद्देश्य हैं। कारण में पूछ रहा है कि नाट्य यानी काव्य धर्म, यश और आयु का साधक, हितकर, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप एक बार बताइए। दोनों ऑप्शन सही हैं और ये आर ए की सही व्याख्या भी करता है, देख लीजिए। इसका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी। ये भी नामकरण से ही प्रश्न है, आपका जो यूनिट 1 है सिलेबस में, वहीं से प्रश्न बना है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी। राव सांकृत्यायन ने दी। ये प्रश्न सीधा है आपके सामने, बाकी और भी लोग हैं।
और लोग अन्य लोगों ने, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, मिश्र बंधु हों, राम हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, इन लोगों ने आदिकाल के बारे में, आदिकाल का नामकरण करते हुए किस नाम को सुझाया, आप उसे भी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बाकी सबसे पहले मैं जब कंटेंट कराऊंगा सबसे पहले यही कराऊंगा कि आदिकाल और रीतिकाल बहुत ही मुख्य हो जाता है, क्योंकि इसी के संबंध में ज़्यादा मतभेद था। तो मैं कंटेंट आपको दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 92, मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। मेला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। आंचलिक उपन्यास बिहार राज्य के एक पूर्णिया जिला है, उसको केंद्र में बना करके यह पूरा उपन्यास लिखा गया है। मैं ऐसे ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करिएगा। तो इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं। मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है और इसमें 252 कैरेक्टर हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने बताया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं बताया है, किसी साहित्य इतिहासकार ने ही बताया है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वो 1929 में आता है और उसके बाद से उसमें बहुत सारी चीज़ें संशोधित हुई हैं, लेकिन वहाँ भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत ही सड़ी हुई पंक्ति है। सड़ी हुई मतलब जानते हो, सड़ा हुआ चीज़ जो होता है वो बहुत ही दूर तक बदबू करता है। तो ये इस तरीके की पंक्ति हर जगह देखने को मिल जाती है। इसके ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। इसका सही ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल। आप यहाँ भी मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 94, रहीम द्वारा रचित बरवे छंद किस भाषा में लिखे गए हैं? आप बताइए, जो बरवे छंद हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन है ब्रज, मैथिली, अवधी और राजस्थानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अवधी में। आप यहाँ भी मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 95, जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? आप समास तो आपने पढ़ा ही होगा, आप बीए कर रहे हैं, बीए में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी न किसी सेमेस्टर या किसी न किसी ईयर में लग ही जाता है समास। तो अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ अव्यय की बात हो रही है, क्रिया और विशेषण की बात हो रही है, इसलिए अव्ययी भाव ही समास होगा। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 96, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताइए। ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसके प्रकाशन वर्ष को आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एक चूल्हे की मौत का प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके सामने लिखिएगा। तमस का प्रकाशन वर्ष क्या है? राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये तीनों जो है ना वो नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। तमस, राग दरबारी और महाभोज। महाभोज मनु भंडारी का एक प्रसिद्ध नाटक है, उपन्यास है। उपन्यास का ही रूपांतरण बाद में नाटक में भी होता है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। तमस जो है उसके लेखक हैं, तमस के लेखक यशपाल। तमस छोटा सा दोनों देश विभाजन के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है। तमस के लेखक को लेकर के थोड़ा सा मैं गलत नहीं बताना चाहता, थोड़े से असमंजस की स्थिति बनी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं बता 1973 में प्रकाशित हुआ था, ये तो मुझे पूरा याद है। राग दरबारी 1968 में, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसके सटीक उत्तर को बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 CAEBD। आप यहाँ भी उत्तर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है विज्ञापन पंक्ति, दूसरी तरफ है उत्पाद। आप बहुत से कुरकुरे खाते होंगे, पेप्सी पीते होंगे, क्रीम भी लगाते ही होंगे, और पिज़्ज़ा तो बहुत अब तो खाना आम हो गया है, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो आप इसे बताइए कौन सी पंक्ति, विज्ञापन पंक्ति किससे संबंधित है? सबसे पहला देखिए आ से आ तक, बताइए आ से आ तक किससे संबंधित है? मूव क्रीम, ठीक है। डर्मीकूल नहीं, डर्मीकूल से नहीं, आ से आ तक।
एक है मूव क्रीमी है, जब उसके जोड़ों में दर्द होता है उस समय वो लगाने के बाद कहता है आ से आ तक। अगला देखिए बी, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। खुशियों की होम डिलीवरी। अब होम डिलीवरी किस चीज़ का होता है आप बता सकते हैं। डोमिनोज पिज्ज़ा खुशियों की होम डिलीवरी, ठीक है। तो बी का थर्ड, बी का फोर्थ। उसके बाद आप देखिए यही है राइट चॉइस बेबी, किसका है, किसके लिए ये उपयोग किया गया था, यही है राइट चॉइस बेबी। कुरकुरे के लिए, हाँ कुरकुरे के लिए ही है शायद, नहीं पेप्सी के लिए, पेप्सी के लिए है, यही है राइट चॉइस बेबी। टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे, कुरकुरे के संबंध में अभी भी उसके उसके ऐड में आता है टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। आप इसकी तरफ जा सकते हैं, यहाँ पर मैच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए क्या है, 98। झूठो है सदा झूठो है, जग संत कहंत जे अंत लहा है। यह पंक्ति किस कवि की है, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। यह पंक्ति है तुलसीदास की, आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 99। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या। अभी पीछे भी आया था, पीछे मैच करने के लिए आया था, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप इसे देखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सटीक उत्तर है 1952, वहाँ शायद 1940 या 1952 दोनों में से एक में बताया था, या फिर हिंदी साहित्य का विकास था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही कोई रचना थी जहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास को मैच करने की बात थी। आप ऑप्शन 3 देख लीजिए यहाँ पर भी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 1 मिनट रुकिएगा, फिर मैं कुछ बात करके फिर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन पंक्तियाँ पीयूष पांडे द्वारा लिखित नहीं है। यह मेरे लिए नया था, चूँकि पीयूष पांडे वाकई मैं नहीं जानता हूँ। यह फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, फेविकोल से संबंधित यह विज्ञापन है। ठंडा मतलब कोका कोला, कोका कोला का ये ऐड है। कुछ खास है हम सभी में, कैडबरी। और हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट्स का ये विज्ञापन है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। सही उत्तर है इसका 2। दूसरा नंबर है ठंडा मतलब कोका कोला, इसके लेखक हैं पीयूष पांडे। अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण ऐड होते हैं जो निरंतर टीवी पर चलते रहते हैं, आप उसके लेखक के बारे में पता कर सकते हैं, किससे संबंधित है आप उसे ध्यान में रखिए, आप टीवी देखते ही होंगे। तो दोस्तों ये जो PYQ सीरीज़ था वो PYQ सीरीज़ का आज हमने 3 पेपर कर लिया। इसके बाद चौथा पेपर हम करेंगे जो कि लास्ट है, लगभग अंतिम पेपर है। वो हमने 2022, 2023, 2024 3 साल के PYQ को हमें करना था। 2022 के पेपर को हमने कर लिया। 2023 में क्योंकि 2 पेपर हुआ था तो पहले और दूसरे पेपर को हमने कर लिया। अब बचा है केवल एक पेपर, 2024 का पेपर। हम इसे कल से स्टार्ट करेंगे और 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, यानी लगभग 27 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। दिवाली से पहले हम 1 यूनिट का कंटेंट कर लेंगे पूरी अच्छी तरीके से। पहले यूनिट का हम कंटेंट भी कर लेंगे दिवाली से पहले। दिवाली के बाद लगभग 7-8 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तब तक के लिए आप ये सारे PYQ और वो जो पहले यूनिट का 2-3 कंटेंट होगा, 2-3 वीडियोस जो भी आएंगी 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट की, उसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। और आगे की यूनिट से संबंधित मैं कुछ बातें बता के जाऊँगा, वो यूनिट अच्छे से रिवाइज और फिर पढ़ते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या हमें पेड बैच लेना चाहिए। तो मैं बता दूं अभी आपको किसी भी तरह का पेड बैच लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अच्छे से पढ़ते रहो, आपका बहुत बहुत बेहतर नंबर लेके आओगे आप निसंदेह। दूसरी बात, आपकी एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो। अगले 2024 का लास्ट PYQ है, उस सेशन में अगले वीडियो में हम PYQ करेंगे। उसके बाद आप लोग ये बताइएगा कि चारों PYQ करने के बाद प्रत्येक साल के PYQ में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे। फिर एक आंकड़ा पता चलेगा कि आपकी तैयारी करने से पहले कहाँ पर हो, आप किस जगह पर एग्जिस्ट करते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब पता होगा तो उस हिसाब से और भी कंटेंट
क्योंकि अगर बहुत अच्छे नंबर आपके आ रहे होंगे तो कंटेंट बहुत डीप में, बहुत जीरो लेवल से लेके नहीं आना होगा। कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, मूल चीज़ें होती हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, ऐसा मैं मान लूँगा। लेकिन यदि बहुत ही बुरी स्थिति रही तो फिर वो सारी भी चीज़ें लेके आना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आपकी एकेडमी चैनल के साथ और देखते रहिए आपकी एकेडमी। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।